हाँ बस चलो चलो याद रखो, लेट्स सी। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट पीएन जंक्शन, राइट। अभी हम और एक नए डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या बोला होता है उसको? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नाम सुन के डरो मत, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी है इसमें। देखो ऐसा है कि वी हैव सैंडविच्ड, क्या बोला मैंने? वी हैव सैंडविच्ड a p-type semiconductor between two n-type semiconductors, or we can sandwich a n-type semiconductor between two p-type semiconductors, something like this। ध्यान से देखो, सैंडविच मतलब बीच में फंसा दिया हमने, है ना। तो बीच में यहाँ पर p और दोनों तरफ क्या n है, और यहाँ पर क्या बीच में n है और दोनों तरफ क्या है p है। Is that clear? पहली बात तो है दिखने में ऐसा होता ही। एंड दिस इज a 3 टर्मिनल डिवाइस। 3 टर्मिनल्स मतलब 3 टर्मिनल्स निकलेंगे। पीएन जंक्शन कितने टर्मिनल डिवाइस था? 2 टर्मिनल डिवाइस था, पी से एक निकलता था, एन से एक निकलता था। यहाँ पर कितने सारे टर्मिनल्स निकल रहे दिख रहा है? दोनों एन से 2 टर्मिनल निकल रहे और पी से एक, बीच वाले से एक टर्मिनल निकल रहा है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? समझ में आया? ओके। अभी ये जो 3 टुकड़ा है, ये जो ट्रांजिस्टर का, वी से इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, बीच वाला पार्ट एंड लास्ट पार्ट। इज दैट क्लियर? तीनों को ना डिस्टिंक्ट नाम दिया गया है। एक को हम इमीटर बुलाते हैं, बीच वाले को हम बेस बुलाते हैं, और लास्ट वाले को हम क्या बुलाते हैं? कलेक्टर बुलाते हैं। वी कॉल इट एज कलेक्टर। मैं समझाऊंगा कि ऐसा नाम क्यों दिया गया, राइट। बीच वाले को बेस क्यों बुलाया जाता है, पहले वाले को इमीटर क्यों बुलाया जाता है, और लास्ट वाले को कलेक्टर क्यों बुलाया जाता है, दैट विल बी डिस्कस्ड। अभी बस ओवरव्यू सुनो, ठीक है ना। ओके फाइन। नाउ जैसे मैंने यहाँ पर लिख कर रखा, दिस इज इमीटर, ये वाला जो है दिस इज इमीटर, बीच वाले को बेस हम बुलाते हैं, इसको हम कलेक्टर बुलाते हैं। सेम गोज फॉर हियर, राइट। यहाँ पर हमने मेटल प्लेट्स लगा के रखा है ताकि कनेक्शन बना रहे। कोई डाउट? समझ में आ गया यहाँ तक? ओके फाइन। नाउ कैन आई से कि यहाँ पर मुझे 2 पीएन जंक्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर एक पीएन जंक्शन है, यहाँ पर एक पीएन जंक्शन है ना। ऐसे भी तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पीएन जंक्शन है, यहाँ पर भी एक पीएन जंक्शन है, मतलब 2 बाउंड्रीज है, देयर आर 2 बाउंड्रीज। डू यू एग्री विद दिस? तो अभी अगर मैं एक पी और एन को जोड़ता हूँ तो कुछ होता है ना, पढ़ा है ना हमने इसके बारे में कि पी एन एन को जोड़ेंगे तो क्या होगा? चार्जेस डिफ्यूज होगा एंड देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ ए डिप्लीशन लेयर। गेटिंग द पॉइंट? उसमें क्या डेवलप होता है? एक डिप्लीशन लेयर डेवलप होता है। और यहाँ पर ये बताओ कि कितने सारे बाउंड्रीज है? देयर आर 2 बाउंड्रीज। डू यू एग्री विद दिस? एक पी और एन के बीच, यहाँ पर बीच में एक बाउंड्री मिलेगा, यहाँ पर पी और एन के बीच यहाँ पर और एक बाउंड्री मिलेगा। डू यू एग्री विद दिस? कोई डाउट? राइट। सो हमको कितने सारे डिप्लीशन लेयर मिलने वाले? 2 डिप्लीशन लेयर मिलने वाले। यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर मिलेगा, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर मिलेगा। डू यू एग्री विद दिस? तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा डिप्लीशन लेयर 1, और यहाँ पर हमने क्या लिख के रखा? दिस इज डिप्लीशन लेयर 2। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर फंक्शन कैसे करता है, इसको काम करवाने के लिए, इसको एक्टिवेट करवाने के लिए हमको इसको बायस करना पड़ेगा। एंड बायसिंग का बेसिक आइडिया हमको पहले भी मिल चुका था, मिला था ना बायसिंग का बेसिक आइडिया। पीएन जंक्शन को हमने बायस किया था, बता भी दिया कि देयर आर 2 पैटर्न्स ऑफ बायसिंग, राइट। द फर्स्ट पैटर्न इज व्हाट? फॉरवर्ड बायसिंग, पी टू पी, एन टू एन, एंड द अदर पैटर्न इज व्हाट? रिवर्स बायसिंग, पी टू एन, एन टू पी। मतलब फील तो है ही ना। एक बार एक बायसिंग जो रिकॉम्बिनेशन को फेवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। जो रिकॉम्बिनेशन को फेवर नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ओके, बढ़िया। अच्छा अभी देखो ये तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक समझ में आता है ना, हमने ब्लॉक फॉर्म में दिखाया है इसको, बट सर्किट्स में हम कभी इसको ऐसे नहीं दिखाते, हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। डू यू ऑल एग्री? राइट। हर चीज़ का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। रजिस्टर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, बैटरी का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, कैपेसिटर का होता है। तो सिमिलरली इसको जब हम सर्किट में दिखाते हैं तो ऐसे करके दिखाते हैं। अभी इस चीज़ को तुम समझोगे कैसे? एक गोल बना देना, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक गोल बना देना। ये जो टेबल जैसा दिख रहा है ना, एक टेबल है ना, ये टेबल होता है तुम्हारा बेस। समझ में मैंने क्या कहा? टेबल क्या होता है? एक बेस। तो यहाँ पर भी टेबल देखो, उसको यहाँ से हमने एक टर्मिनल खींचा, ये हो गया बेस। ये देखो ये भी टेबल जैसा दिख रहा है, यहाँ से हमने एक टर्मिनल खींचा, ये भी क्या हो गया? बेस। तो टेबल जैसा जो दिखेगा वो हमेशा क्या होगा? बेस। इज दैट क्लियर? और इसी टेबल के सरफेस से हमने 2 लाइंस निकाला, ऐसा 2 टर्मिनल्स निकाला, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, राइट।
अभी ई और सी जो है वो लिखा हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन दोनों लाइन्स तो दिखने में एग्जैक्टली सेम है, जैसे निकला है दोनों लाइंस दिखने में क्या है एग्जैक्टली सेम है। और तुमको यह पता है कि ये दोनों लाइंस एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक एमिटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा बेस को रिप्रेजेंट कर रहा, सॉरी कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन दोनों का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही दिख रहा है। सो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट द एमिटर विथ रेस्पेक्ट टू कलेक्टर? वो एक एरो साइन दे के करते हैं। क्या दे के करते हैं? एक एरो साइन। इज दैट क्लियर? जैसे कि एक एरो साइन ऐसा है, जिस डंडे में एरो साइन होगा वो हमेशा मीटर होगा। तो मैं थोड़ा सा फील दे के रखना चाहूँगा। इसको इमीटर क्यों बोलते हैं, जब उसको तुम समझोगे ना तो क्लियरली और क्लियरली पता चलेगा। लेकिन इमीटर वर्ड से क्या पता चलता है, वो कुछ इमिट करता है, और इस कहानी में वो क्या इमिट करेगा? चार्जेस इमिट करेगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? तो जिस डंडे में तुमने एरो दे दी, एरो का मतलब क्या है? चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उस डंडे को हम क्या बुलाएंगे? इमीटर बुलाएंगे, राइट? अभी एरो अंदर के तरफ होगा या बाहर के तरफ होगा, वो डिपेंड करेगा कि तुमने बाइसिंग कैसे किया, या तुम्हारा वो NPN ट्रांजिस्टर है या वो PNP ट्रांजिस्टर है। तो एरो साइन को लेकर तुम लोड नहीं लेने का भी कि किधर एरो देना, वो दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट वी आर डूइंग नाउ। आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एरो साइन पे डिपेंड, मैं बताऊंगा तुमको एरो साइन कैसे देते, बट एरो जिस डंडे के साथ हम एसोसिएट करेंगे, जिस डंडे पे लिखेंगे, उस डंडे को हम क्या बुलाएंगे? उस टर्मिनल को हम क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल इट एज एमीटर। और दूसरी को हम क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल इट एज कलेक्टर। ठीक है ना? इन शॉर्ट, इस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को काम करवाने के लिए, एक्टिवेट करवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम इसको बायस कैसे करेंगे, राइट? याद है ना बायसिंग से क्या होता है? बायसिंग से आया तुम डिप्लीशन लेयर को घटा दोगे या डिप्लीशन लेयर को बढ़ा दोगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर कितने सारे डिप्लीशन लेयर्स है? 2 डिप्लीशन लेयर है, तो यहाँ पर भी 2 टाइप ऑफ बाइसिंग करेंगे हम, बिकॉज हमको दोनों डिप्लीशन लेयर के साथ डील करना है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? पॉज करना, तो इधर फोकस करो, दिख रहा हूँ मैं? ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो हम अपना ट्रांजिस्टर के कहानी को आगे बढ़ाएंगे, राइट? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, सर ये जो डिवाइस पढ़ रहे हैं ना, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, इसको कहाँ यूज़ करेंगे? वेयर शैल वी यूज़ दिस डिवाइस, राइट? ट्रांजिस्टर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स। तुम गाना गा रहे हो, तुम्हारे मुंह के सामने एक माइक होता है ना, तुम्हारा वॉल्यूम तो कितना कम होता है, लेकिन जब एम्पलीफाई होकर निकलता है उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, साउंड बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफाई करने में, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में मेजरली ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, राइट? आगे जाके जब ये बना था, आगे जाके ये देखा गया इसको बहुत बढ़िया से हम स्विच जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच, ये जो स्विच है ना, दिस इज ए मैकेनिकल स्विच, बिकॉज अगर मुझे लाइट को ऑफ या ऑन करना है, मुझे इस मैकेनिकल स्विच को छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, और इसके पास क्या मूवेबल पार्ट्स हैं, पार्ट्स मूव करते हैं, राइट? तो अगर ये स्विच हम बहुत टाइम, लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे ना, तो इसमें कभी ना कभी वेयर एंड टेयर आएगा ना, खराब हो जाएगा। पर ट्रांजिस्टर का कुछ एक एडवांटेज है व्हेन वी यूज इट एज ए स्विच, राइट? तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, राइट? ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी जस्ट कहानी सुनो, ठीक है ना? सो तो कितने टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर। इज दैट क्लियर? कितने सारे टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं? NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। इज दैट क्लियर? और तीनों के पास 3 सेगमेंट्स हैं, एक हो गया एमीटर, दूसरा हो गया बेस, तीसरा हो गया कलेक्टर। डू यू एग्री विद दिस? ओके, नाउ लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द एमीटर, बिकॉज एमीटर इज ऑल्सो ए सेमीकंडक्टर, बेस इज ऑल्सो सेमीकंडक्टर एंड कलेक्टर इज ऑल्सो सेमीकंडक्टर। तो उनका डोपिंग लेवल कैसा है, उनका साइज कैसा है? एमीटर, इट इज मॉडरेट इन साइज एंड वेरी हेविली डोप्ड, एंड इट इज वेरी हेविली डोप्ड। एमीटर नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज ये चार्जेस को इमिट करेगा, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर हम चार्ज कंसंट्रेशन बहुत हाई रखते हैं। जो बीच वाला रीजन है, बेस, दैट इज वेरी थिन, चौड़ा नहीं बनाते हम उसको, बहुत पतला बनाते हैं, एंड इट इज़ वेरी लाइटली डोप्ड, मतलब इसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ही कम है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है कलेक्टर। क्या आता है? कलेक्टर। वो क्या करेगा? नाम से उनको तो पता चल ही रहा है, वो कलेक्ट करेगा, चार्जेस को कलेक्ट करेगा, जो मीटर भेजेगा, एज सिंपल एज दैट।
कलेक्टर क्या करेगा, इमीटर जो चार्जेस भेजेगा, क्यों भेजेगा, किस लिए भेजेगा, किस तरीके से भेजेगा, दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इसके बाद बस नाम का पहले काम समझो कि इमीटर जो चार्जेस भेजेगा, कलेक्टर उन चार्जेस को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के लिए उसको स्पेस क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छा कलेक्शन कर पाएगा वो। इसलिए कलेक्टर का साइज है वो क्या है, दैट इज लार्ज एंड इट इज मॉडरेटली डोप्ड। एग्जैक्ट क्लियर। मैं फिर से तुम लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर दो बाउंड्रीज हैं, एनपी के बीच एक बाउंड्री है और फिर पीएन के बीच एक बाउंड्री है। मतलब यू कैन से देयर आर टू पीएन जंक्शंस एंड यू शुड रिमेंबर कि वेरेवर देयर इज अ जंक्शन देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ ए डिप्लीशन लेयर। समझ में आया? तो इस डिप्लीशन लेयर को तुम कैसे मैनिपुलेट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा ट्रांजिस्टर कब एक्टिव होगा और कब वो डॉर्मेंट होगा। डॉर्मेंट मतलब जब वो काम नहीं करेगा। Is that clear? It depends completely on how you manipulate the depletion layer. और डिप्लीशन लेयर को मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं, राइट। फॉरवर्ड बाइसिंग बैटरी लगाते हैं, रिवर्स बाइसिंग सेटअप लगाते हैं। इज दैट क्लियर? तो बैटरीज के सेटअप को हम बदलते हैं। सो व्हेनेवर वी टॉक एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, कम ऑन इस तरफ देखो, जब तक हम ट्रांजिस्टर के फंक्शन को लेकर बात करेंगे, देयर आर टू जंक्शंस, सो देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ बाइसिंग। क्या बोला मैंने, कितने सारे जंक्शंस है, दो जंक्शंस है, और कितने टाइप्स ऑफ बाइसिंग होगा, दो टाइप्स ऑफ बाइसिंग होगा। ध्यान से सुनना मैं जो कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर द इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। मैं समझाऊंगा, सुनो सिर्फ। मैंने क्या कहा, द इमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। तो अभी जो है तुमको ये लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम समझ लोगे ना कि इस काम कैसे करता है तो अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि क्यों हम इसको फॉरवर्ड बायस रखते हैं, क्यों हम कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस्ड कंडीशंस में रखते हैं। अभी मानो मैंने क्या बोला, इमीटर बेस जंक्शन हैज टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हमने ये सीखा कि हमको पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल को हमको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। कैन यू रिपीट इट फॉर मी? मैंने कहा था कौन सा सेक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, इमीटर बेस। तो ये हो गया इमीटर, सॉरी ये हो गया इमीटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का एग्जांपल दिया। तो अगर मुझे इसको फॉरवर्ड बायस करना है, एनपीएन है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा। दिख रहा है, यहाँ से ये एन है और इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और बेस क्या है, पॉजिटिव है, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया, वी हैव कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Right? We need to forward bias the emitter base junction. Emitter in this case is N type, base in this case is P type. तो N को हमने N के साथ कनेक्ट किया और P को हमने P के साथ कनेक्ट किया। We have connected with the positive terminal of the battery. मतलब तुम इस चीज़ कैसे फील कर सकते हो, ये जो बैटरी है ये मोटिवेशन है। किसको मोटिवेट करता है, ये चार्ज कैरियर्स को मोटिवेट करता है कि तुम आगे जाओ, आगे बढ़ो। इज दैट क्लियर? लेकिन बात को समझना कि यहाँ पर बेस जो है दैट इज वेरी लाइटली डोप्ड, बहुत ही कम चार्ज कैरियर्स है। तो चार्ज कैरियर्स का अगर सिग्निफिकेंट मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, इमीटर से ही होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने जब कहा था कि बेस जो है, बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। लाइटली डोप्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो होल्स की क्वांटिटी वो बहुत ही कम है। बात समझ में आया? तो इस पूरे कहानी में मैं कभी होल्स को लेके बात नहीं करूंगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लेके बात करूंगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा ओके एज बिकॉज मैंने इस नेगेटिव टर्मिनल को इस इमीटर के साथ कनेक्ट किया, इमीटर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोग नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो बैटरी क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इमीटर से बेस के तरफ ढकेलेगा। कुछ तो रिएक्शन दो, कुछ तुम समझ में आएगा। ऐसे तुम मार्क्स पहन के बैठे हो, मेरे को नहीं पहनो, कंटिन्यू, मैं उसको लेके नहीं बोल रहा, बट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो बताना है तुमको। और गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द फर्स्ट बैटरी इज अ मोटिवेटर। वो किसको मोटिवेट करता है, इमीटर के इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करता है आगे बढ़ो। और कहाँ भेजता है उनको, बेस तक भेजता है। पहले इसको समझो। इज दैट क्लियर? इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। हाँ सर, क्या बेस से होल्स उधर नहीं जाएगा? क्या बेस से भी होल्स इधर जाएगा? बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड। देखो करंट के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जाना एंड होल्स राइट टू लेफ्ट जाना, करंट के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो करंट का डायरेक्शन की तरफ, बाहर की तरफ ही। आई जो हमने लिख के रखा है दैट इज इमीटर करंट।
लेकिन मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। होल्स भी राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कहानी बताऊंगा, होल्स को बोलूंगा नहीं, इतना कुछ फैक्टर्स लेके आऊँगा तो तुमको समझने में मुश्किल होगा। तो पूरा कहानी हम एन के पास जो बहुत सारे फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन के पास, इमीटर के पास, उसको लेके कर लेंगे। चलेगा? समझ में मैंने क्या कहा? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो पहला बैटरी जो है वो मोटिवेटर है, और जो सेकंड बैटरी, मैंने क्या कहा था? द बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। बेस और कलेक्टर को हम हमेशा क्या करेंगे? रिवर्स बायस करेंगे। ध्यान से देखना। तो देखो ये भी तो एन साइड है, इसके पास भी चार्जेस है, ये कलेक्टर है। सॉरी, मैंने बेस कलेक्टर बोला क्या? बेस कलेक्टर ही बोला ना? हाँ, द बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स्ड बायस्ड। तो देखो ये कलेक्टर है, कलेक्टर एन टाइप है, मतलब इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और रिवर्स बायस करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मुझे रोक के रखना है। तो मैं इसको कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और बेस को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एज सिंपल एज दैट। That means the base collector junction is reverse biased and the emitter base junction is always forward biased. किसी को कोई डाउट? Is that clear? अच्छा, अभी अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे ना, तो तुमको ये दिखेगा जो बेस जो है वो मीटर के साथ भी कनेक्टेड है। कल्याण जिंदा रहे। और ये जो बेस है वो किसके साथ कनेक्टेड है? कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है। बेस वाला जो टर्मिनल है वो इमीटर के साथ भी कॉमन है, और वो कलेक्टर्स के साथ भी क्या है? कॉमन है। तो इसको हम कभी कभी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर भी हो सकता है, जब इमीटर बेस के साथ कनेक्टेड होगा, और जब इमीटर कलेक्टर के साथ कनेक्टेड होगा, तब हम उसको क्या बुलाएंगे? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। उसका भी बात आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ यही ऑब्जर्वेशन एक दिमाग में रखना कि बेस जो है वो इमीटर के साथ भी कनेक्टेड है और कलेक्टर के साथ भी कनेक्टेड है। एक तो ये ध्यान देना, ऑब्जर्व करके रखना, ठीक है ना? अच्छा, ओके। अभी इनका नाम मैंने किस हिसाब से नाम दिया? VEE VCC किस हिसाब से नाम दिया? ठीक है ना? ये नाम कैसे देते हैं, सफिक्स में देना बहुत ज़रूरी है। देखो हमेशा याद रखना, ये वाला बैटरी इमीटर के साथ कनेक्टेड है, तो हमने VEE लिख के रखा। और ये वाला बैटरी रिवर्स बायस किसको कर रहा है? कलेक्टर को कर रहा है, तो हमने VCC लिख के रखा है। एंड व्हाट इज दिस VEB? ये कोई बैटरी नहीं है, दिस विल जस्ट रिप्रेजेंट दी, बोल सिद्धित क्या है ये? VEB क्या है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। इट विल जस्ट रिप्रेजेंट दी, बैटरी नहीं है ये, बैटरी सिर्फ ये दो है, देयर आर टू बायसिंग बैटरीज। ये क्या है? दिस विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड इमीटर, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टर एंड द बेस। हमने जस्ट एरो साइन देखे रखा है कि भाई इन दोनों के बीच अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो तुमको क्या पता चलेगा? एक में पता चलेगा VEB और दूसरे में पता क्या चलेगा? VCB। दैट इज जस्ट सिंपल एज दैट। कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे कि हमने इसको जो इस तरीके से बायस किया, इससे इसके चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाउ विल द चार्ज कैरियर्स मूव? प्रिंस तू सो रहा है, खड़ा हो जा तुम। चल चल जल्दी जल्दी खड़े हो जा। हाँ बढ़िया, चल नो सीधे इधर देखो, यहाँ पर भी एक डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर भी एक डिप्लीशन लेयर है। डू यू एग्री विद दिस? कम ऑन, है ना? इमीटर बेस में एक डिप्लीशन लेयर है और बेस कलेक्टर में भी एक डिप्लीशन लेयर है। और हमको पता है कि अगर हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो थिकनेस है वो घटता है, और अगर हम रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है। सो देयर आर टू डिप्लीशन लेयर्स एंड आई थिंक सो इट्स वेरी क्लियर टू यू कि हमने एक डिप्लीशन लेयर को फॉरवर्ड बायस किया है। बोलना नहीं ऐसे, दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, लेकिन एक सेक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो उसका डिप्लीशन लेयर का थिकनेस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कि यहाँ पर जो दो डॉटेड लाइंस बनाए देख रहे हैं, दो डॉटेड लाइंस, इट्स वेरी थिन, और यहाँ पर जो दो डॉटेड लाइंस है वो बहुत चौड़ा है, मतलब यहाँ पर डिप्लीशन लेयर का विड्थ क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। समझ में आया? तो बात को समझो। अगर तुम इसको फॉरवर्ड बायस करोगे इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू करेगा। यू नीड टू मेक ए सैक्रिफाइस, याद है ना? which we call it as what? Cut in voltage or threshold voltage. In case of silicon that is equal to what? 0.7 volt. बात समझ में आया? मतलब तुमको इस बैटरी का वैल्यू 0.7 वोल्ट से ज़्यादा करना पड़ेगा। अरे भाई कुछ तो बोलो, समझ में आया? जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस वे। अगर मैं दोनों बैटरीज के वैल्यू को बढ़ाते जाऊँ, what will happen to the length of this depletion layer? It will keep on decreasing, and what will happen to the length of the second depletion layer? It will keep on
increasing. Can I say depletion layer actually behaves like a resistor? Depletion layer है इसलिए charges move नहीं कर पा रहे. Do you agree with this? Will you? Is it comfortable with you? समझ में आया? क्या मैं कह सकता हूँ कि डिप्लीशन लेयर जब तक रहेगा तब तक चार्जेस का मिलाव नहीं होगा. तो डिप्लीशन लेयर को हम रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बैटरीज के वैल्यूज को बदलता जाऊँ, इंक्रीज करते जाऊँ, तो मुझे क्या दिखेगा कि यहाँ का थिकनेस डिक्रीज कर रहा है, यहाँ का थिकनेस इंक्रीज कर रहा है. इस वाले जंक्शन का रेजिस्टेंस घट रहा है और इस वाले जंक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ का रेजिस्टेंस जो घट रहा है वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर जा रहा है सेकेंड वाले जंक्शन के पास. पहले वाले जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो घट के दिखने में ऐसा लगता है कि वो किसके पास जा रहा है, सेकेंड वाले जंक्शन के पास जा रहा है. इज दैट क्लियर? सो वी कॉल इट इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस. यहाँ का रेजिस्टेंस घट रहा है और साइड वाले का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर. समझ में? दैट इज द रीजन हम इसको क्या बुलाते हैं? ट्रांजिस्टर बुलाते हैं. ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस. एक डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस ट्रांसफर होके दूसरे के पास जाता है. कुछ तो बोलो यार. फील आया नहीं आया तुम लोग को? समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े? ओके फाइन. तो तुमने यहाँ पर VE का वैल्यू 0.7 वोल्ट से बढ़ा दिया, मतलब ये डिप्लीशन लेयर पूरा गायब और ये डिप्लीशन लेयर पूरा सो रहा. समझ में आया? तो पहला वाला जो तुम्हारा इमीटर और बेस है इसको तुमने ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस कर लिया, राइट? यहाँ पर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तो पहले तुम धक्का दे रहे थे लेकिन वो लोग जा नहीं रहे थे बिकॉज उनको उतना मोटिवेशन नहीं मिल रहा था. मोटिवेशन कब मिलेगा? जब धक्का का इफेक्ट जो है वो 0.7 वोल्ट से क्या है, ज़्यादा होगा. इज दैट क्लियर? तुमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है. मैं कुछ नंबर्स लेकर समझाता हूँ. लेट अस से इस इमीटर के पास टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन. कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1000 बहुत कम है, बहुत होता है. मैं जस्ट समझाने के लिए बोलो. कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है? 1000. अभी तुमने 0.7 से बढ़ा के सोचो 0.8 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया, तो 0.8 वोल्ट इज सफिशिएंट टू ड्राइव 100 इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट आउट ऑफ 1000 इलेक्ट्रॉन्स. समझ में है? तो उसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 0.8 वोल्ट अप्लाई करके तुमने कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट किया कि भाई तुम आगे बढ़ो, बेस की तरफ जाओ, सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन्स. डू यू एग्री विद दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ध्यान देना, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, खुशी खुशी निकलता है और बेस तक पहुँचते. बात समझ में है? लेकिन बेस वाला जो घर है वो बहुत थिन है, बहुत पतला है, उसमें जगह क्या है, बहुत कम है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल तो जाते हैं लेकिन बेस में घुसने के बाद बेस में स्टे बैक नहीं कर पाते बिकॉज बेस में रहने का जगह ही नहीं है, स्पेस इतना कम है. और गेटिंग द पॉइंट? तो 100 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बेस में पहुंचते हैं एंड ऑलमोस्ट 99 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ओवर टू द कलेक्टर. 100 इलेक्ट्रॉन्स बेस तक पहुंचे थे, बेस में जगह ही नहीं है. बात समझ में आया मैंने क्या कहा? तो क्या होता है, पीछे से भी तुम्हारा धक्का के चलते, मोमेंटम के चलते 100 में से 99 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंच जाते? कलेक्टर के पास पहुंच जाते. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आने वाला है. मैंने क्या कहा? 100 इलेक्ट्रॉन्स आते, बेस में पहुंचते, बेस में जगह नहीं है तो 99 पहुंच जाते. इन 99 को कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए और एक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है. एक बात बताओ, कलेक्टर को तुमने कैसे पोटेंशियल पर रखा है? पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है. द कलेक्टर इज रिवर्स बायस्ड. इन दिस केस द कलेक्टर इज N और उसको तुमने किसके साथ कनेक्ट करके रखा है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखा है. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उस जगह का पोटेंशियल क्या बना कर रखेगा? पॉजिटिव बना कर रखेगा ही नहीं रखेगा? अरे बोलो ना. कलेक्टर का पोटेंशियल क्या बना कर रखेगा? पॉजिटिव बना कर रखेगा. पॉजिटिव का मतलब है कलेक्टर इज भूखा फॉर इलेक्ट्रॉन्स. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? द कलेक्टर इज ऑलरेडी हंग्री फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स. और उसको इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आता हुआ दिख रहा है. 100 इलेक्ट्रॉन्स आया, बेस में पहुंचा और मैंने कहा कि 99 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच गया. 99 को पहुंचाने में कलेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है बिकॉज तुमने कलेक्टर को बहुत ज़्यादा भूखा बना के रखा है पॉजिटिव पोटेंशियल देके. दैट इज द रीजन 100 आता है तो 99 पहुंच जाता है कलेक्टर तक. और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तुमको लगता है रह जाएगा क्या बेस में? दिस आर ऑल क्लोज्ड सर्किट्स. चार्जेस का एक्युमुलेशन नहीं हो सकता. और बेस में तो तुमने एक रास्ता निकाल कर रखा है ना यहाँ पर, तो इस रास्ते से भी तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा. तो यहाँ से 100 आता है, बेस में 100 पहुँचता है, एक यहाँ से निकल के आ जाता है इलेक्ट्रॉन. क्या निकलता है?
इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के करंट ऊपर की तरफ होगा, IB, कंफ्यूज नहीं होने का। और 99 यहाँ पर पहुँच जाता है। तो 99 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे तो 99 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो करंट बनेगा वो अंदर की तरफ होगा, दैट इज IC। डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया तो करंट I ऐसा हो गया। सो ध्यान से देखो, यहाँ से कितना घुसा IB, इस तरह से क्या घुसा IC, और यहाँ से निकला क्या IE। बाय किरचॉफ्स जंक्शन रूल IE विल बी इक्वल टू व्हाट, IB प्लस IC। समझ में आया? ये रूल हमेशा वैलिड है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि IE का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, IB प्लस IC। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज IC इज वेरी मच क्लोज टू IE। You get the point, right? 199 एग्जाम्पल दिया था मैंने, ऑलमोस्ट ये यू नो IC इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ IE, ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? और रिमेनिंग जो करंट है IB का वैल्यू कितना होगा, %1 ऑफ IE। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि IB का जो वैल्यू है दैट इज मच लेसर एज कम्पेयर टू व्हाट, IE। फील आया कुछ? अभी नाम का फील आया कि इमीटर को हम इमीटर क्यों बुलाते और कलेक्टर को कलेक्टर क्यों बुलाते? थोड़ा घुमा देना, इमीटर को इमीटर क्यों बुलाते और कलेक्टर को कलेक्टर क्यों बुलाते? भाई पूरे कहानी में चार्जेस कौन दे रहा है, इमीटर, इसलिए नाम उसका इमीटर है। और उसको समेट कौन रहा है, कलेक्टर। हट, बेस कैसे होगा, इतना अच्छे से समझाया। कलेक्ट कौन कर रहा है, कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है। बेस तो सिर्फ बीच का, क्या बोलते हैं उसको, कहीं घूमने जाते हो तो बीच में रुकते हो ना थोड़े टाइम के लिए, वो है जंक्शन है। ये जंक्शन नहीं बोलना चाहिए, मतलब ट्रांजिट है। भाई इधर समझे ना, बाद में पानी पी लियो। क्लियर है? पक्का पॉज करना है इसको, हो गया? अच्छा, तो मैंने जो कहानी बताया था दैट वाज फॉर एन NPN। PNP के लिए भी एग्जैक्टली सेम है। जो मैंने कहा ना कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम क्या कहोगे, 100 होल्स जा रहे हैं। एक होल यहाँ से निकल के आ जाता है, 99 होल्स यहाँ पहुँच जाता है। तो दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है करंट का डायरेक्शन। इसमें होल्स इधर है तो I इधर है, इसमें I उल्टे में था। यहाँ पर IB अंदर घुस रहा था, यहाँ पर IB बाहर निकल रहा है। यहाँ पर IC अंदर घुस रहा है, यहाँ पर IC बाहर निकल रहा है। एंड इसमें भी सीधे इधर, इस तू देख कहाँ रहा है, इधर देख, इसमें भी जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, IE इज इक्वल टू व्हाट, IB प्लस IC। तो लोड लेने का नहीं, कोई एक भी स्टडी करो, फिलोसॉफी वही है, आइदर NPN या PNP। सिर्फ जिन चार्ज कैरियर्स को लेके तुम कहानी बता रहे हो वो चार्ज कैरियर्स बदल जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो, डन फॉर टुडे।